The first we have to define the linear programming model into general mathematical model. So the general linear programming model with n number of decision variables and m number of constraint can be stated as जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो या तो मैक्सिमाइज करना है या तो फिर मिनिमाइज करना है. सपोज यहाँ पर n नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स है और m नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स है. ये 1 2 3 यहाँ पर ये 1 2 3 ये सारी कंस्ट्रेंट्स है, m नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट यानी कि लिमिटेशंस. और यहाँ पर जो 1 2 3 x1 x2 xn and up to n that is decision variables subject to linear constraints. z जो है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वॉट एवर द प्रॉफिट और लॉस और वेस्टेज. And here it is subject to this, that these positive these things x1 x2 xn should be greater than or equal to 0. This is the one complete mathematical form, and here it is the inequality. With the right hand side which is equal to, it will be less than or equal to और greater than or equal to. इनमें से कोई भी हो सकता है. यहाँ पर ये inequality फॉर्म की गई. तो ये हमारा हो गया जनरल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल. नाउ अब इसको फॉर्मुलेट कैसे करना है वो हम देखते हैं. Formulation of LPP has 4 steps. To apply linear programming technique, it is required to formulate linear programming model from given conditions. Following are the steps to be followed for formulation of LP model. The सबसे पहला स्टेप जो है, identify the decision variables and express them in terms of algebraic symbol. सबसे पहले क्या करना है कि जो भी डिसीजन वेरिएबल है उनको आइडेंटिफाई करना है और उसको एल्जेब्रिक सिंबल के फॉर्म में डिफाइन करना है, जैसे हमने आगे देखा वैसे. सेकंड थिंग इज टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है, मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, और एक्सप्रेस इट इन एज अ लीनियर फंक्शन, उसको लीनियर फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. Third step is to identify the constraints or limitations in given problem and then express them as linear inequalities in terms of above defined decision variables. Third step हमारा क्या है, जो भी constraints या limitations है हमारे प्रॉब्लम में उनको आइडेंटिफाई करना है. constraints limitations कौन कौन सी है उनको आइडेंटिफाई करना है. फिर उसके बाद जो भी गिवन प्रॉब्लम है उसके अंदर जो भी लीनियर इनइक्वालिटीज़ है उसके फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है. स्टेप 4 इज़ टू एक्सप्रेस द डिसीजन वेरिएबल एज फिजिबल वेरिएबल, यानी कि जो भी डिसीजन वेरिएबल है उसको फिजिबल वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ऑल द डिसीजन वेरिएबल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि वो वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए. नाउ हियर वी टेक वन एग्जांपल ऑफ दिस. Here it is given in the example, a pharmaceutical company wants to manufacture a drug containing 3 ingredients. There are 3 ingredients A, B and C, and drug must have minimum 80, 60 and maximum 90 units of ingredient A, B, C respectively. यानी कि जो A वाले इंग्रेडिएंट है वो मिनिमम 80 होने चाहिए, फिर जो B वाले इंग्रेडिएंट है वो मिनिमम 60 होने चाहिए, और जो C वाले इंग्रेडिएंट्स है वो मैक्सिमम 90, यानी कि मैक्सिमम लिमिट इतनी, और यहाँ पर इनकी मिनिमम लिमिट 80 और 60 होनी चाहिए. फिर
3 types of chemical are available in market containing ingredient A, B, C. और मार्केट में कितने केमिकल्स अवेलेबल है? 3 टाइप के केमिकल अवेलेबल है, यहाँ पर दिए हुए 1, 2 एंड 3, 3 टाइप के केमिकल है। अभी उनकी कॉस्ट यहाँ पर दी हुई है और उनका कंपोजिशन यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि सपोज ये हमारा ए ड्रग है, ठीक है, उसको बनाने के लिए केमिकल 1 का प्रपोर्शन 1 चाहिए होगा, 2 का 3 टाइम्स चाहिए होगा और 3 का 1 टाइम्स चाहिए होगा, और जो टोटल वैल्यू होगी इन सब को मिला के वो 80 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 80 मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम 80 मतलब 80 से ज़्यादा होनी चाहिए उसकी वैल्यू। फिर जो बी है, बी के लिए सेम केमिकल इंग्रेडिएंट 1 जो है वो 2 टाइम्स होना चाहिए, 2 जो है वो 2 टाइम्स होना चाहिए, जो 3 है वो 1 टाइम होना चाहिए, और जो वैल्यू है वो 60 से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर जो सी है वो भी 1 है वो 1 टाइम, 2 है वो 1 टाइम, फिर केमिकल 3 है वो 2 टाइम, और जो वैल्यू है वो 90 से ज़्यादा होनी चाहिए। और जो भी ओवरऑल कॉस्ट, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ केमिकल दी हुई है रुपीज़ पर यूनिट, एक यूनिट के लिए कितनी कॉस्ट है? 300, 400, 500। नाउ सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमको डिफाइन करना होगा। सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1, आइडेंटिफाई डिसीजन वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेस देम इन टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक सिम्बॉल्स। Here we have to formulate the LPP such that the drug cost of drug should be minimum value of drug is required. That's way we have to obtain the LPP. So first step is to identify the decision variable and express them in terms of algebraic symbol. यहाँ पर जो भी डिसीजन वेरिएबल हमको लेने हैं, such as how much quantity of chemical 1, 2, 3 should be taken in order to minimize the cost of drug. अभी उनकी कितनी क्वांटिटी लेंगे तो हमें कॉस्ट मिनिमम मिलेगी। यहाँ पर ड्रग दिया हुआ है 1, 2 एंड 3। सबसे पहले हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि केमिकल 1, 2, 3 के लिए कितनी क्वांटिटी में ड्रग लिया जाए। सपोज़ केमिकल 1 है, उसके लिए हम लेते हैं x1, फिर केमिकल 2 है, उसके लिए लेते हैं x2 क्वांटिटी, केमिकल 3 के लिए x3 क्वांटिटी। अभी सपोज़ इसके लिए हमको मिनिमम वैल्यू सपोज मिल रही है, ठीक है, इसकी क्वांटिटी के लिए। हम उस रिक्वायरमेंट को अभी हम एज वेल एज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट मस्ट बी फुलफिल्ड। फिर यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया x1, x2, x3। क्वांटिटी ऑफ केमिकल 1, 2 एंड 3 सच दैट द कॉस्ट ऑफ ड्रग इज मिनिमम। ड्रग की जो कॉस्ट है हमको मिनिमम मिलेगी, और जो भी रिक्वायरमेंट है इंग्रेडिएंट की ABC हमको बनाने हैं वो उससे फुलफिल हो सकते हैं, ठीक है। फिर जो हमारा सेकंड नंबर का स्टेप है, दैट इज आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज टू बी ऑप्टिमाइज और मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। हियर इट इज आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज, minimization is our objective. Express it as a linear function of above defined decision variable x1, x2, x3। उसके फॉर्म में हमको लीनियर इक्वेशन बनाना है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइज द ओवरऑल कॉस्ट। नाउ ईच यूनिट ऑफ केमिकल 1 कॉस्ट 300, ईच मैक्स यूनिट ऑफ केमिकल 2 कॉस्ट 400 एंड केमिकल 3 कॉस्ट 500। यहाँ पर जो भी केमिकल 1 है उसकी कॉस्ट दी हुई है, 1 के लिए 300 है, फिर 2 के लिए 400 है, और जो 3 है उसके लिए 500 ड्रग की कॉस्ट है। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो Z है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे? Z जो है, सपोज़ जो केमिकल 1 है उसकी कॉस्ट है 300, और उसके लिए जो हमने डिसीजन वेरिएबल डिफाइन किया था वो था x1। उसके लिए क्या होगा 300 इंटू x1।
2 के लिए क्या होगा 400 इंटू x2 और 3 के लिए क्या होगा 500 इंटू x3। सो जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो कैसे डिफाइन होगा, z विल बी इक्वल टू 300 x1, 400 x2 एंड 500 x3। समझ में आ गया। जो भी कॉस्ट है उसके साथ हमने जो अज्यूम की हुई थी क्वांटिटी ऑफ ड्रग x1, x2, x3 उसके साथ हमको मल्टीप्लाई करना है, उस वे में हमको z मिल जाएगा। और यहाँ पर z हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन और वो क्या है मिनिमाइज। तो हमको आगे क्या लिखना है मिनिमाइज z 300 x1 प्लस 400 x2 प्लस 500 x3। ये 300 400 5 क्या है कॉस्ट ऑफ ड्रग और x1 x2 x3 जो हमने क्वांटिटी अज्यूम की थी वो है ड्रग केमिकल 1 के लिए, केमिकल 2 और केमिकल 3 के लिए। थर्ड स्टेप जो है वो हमारा है third step is to identify the constraints, all the constraint in given problem and then express them as linear equation inequalities in terms of above defined decision variable। यहाँ पर जो भी constraints है for manufactured drug is that it must contain at least 80 units of ingredient A, at least 60 units of ingredient B and must have more than 90 units of ingredient C। यहाँ पर ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि जो भी ड्रग क्वांटिटी है वो मिनिमम 80, 60 और मैक्सिमम 90 यूनिट्स होनी चाहिए ए बी सी रिस्पेक्टिवली। नाउ इंग्रेडिएंट ए इज अवेलेबल एज 1 यूनिट इन केमिकल 1। यहाँ पर दिया हुआ है देखो ये सारे इंग्रेडिएंट है ए बी सी। जो भी इंग्रेडिएंट 1 है वो अवेलेबल है केमिकल 1 के अंदर 1 यूनिट है, फिर 3 यूनिट्स इन केमिकल 2, 3 यूनिट्स ऑफ केमिकल 2, फिर 1 यूनिट ऑफ केमिकल 3। लेट मी फर्स्ट जूम दिस। यहाँ पर 1, 3 और 1 उसका प्रोपोर्शन है, ठीक है। फिर आता है सो कंस्ट्रेंट इज दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल मस्ट बी डेवलप ड्रग हैविंग एटलीस्ट 80 यूनिट्स। फिर इनका कॉम्बिनेशन करके हमको 80 यूनिट्स मिनिमम होने चाहिए जो भी बनाते हैं, ठीक है। इंग्रेडिएंट ए का यूज़ करके जो भी हम केमिकल बनाते हैं, ठीक है। सो वो उसमें कंस्ट्रेंट 80 दी हुई है। सो राइटिंग इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर उसको कैसे लिखेंगे, जो भी केमिकल 1 है उसके लिए हमने लिखा था x1, x2 और x3। सो यहाँ पर क्या होगा 1 इंटू x1 प्लस 3 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। 80 से ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहली कंस्ट्रेंट हमारी यही बनेगी, ठीक है। सो सबसे पहली कंस्ट्रेंट हमारी क्या होगी x1। जो भी कंस्ट्रेंट हम लिखते हैं उसके आगे हमको लिखना होगा सब्जेक्ट टू दिस कंस्ट्रेंट, मीन्स दिस प्रॉब्लम सब्जेक्ट्स टू दिस कंस्ट्रेंट। यानी कि सबसे पहला x1 प्लस 3x2 प्लस x3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा ये हमने लिख दिया, ये हमारी सबसे पहली कंस्ट्रेंट हो गई। समझ में आ गया कि यहाँ पर 1 जो है वो केमिकल 1 है, उसकी जो क्वांटिटी थी उसके साथ मल्टीप्लाई किया। केमिकल 2 के लिए 3 टाइम x2 और केमिकल 3 के लिए 1 टाइम x3 और वो ग्रेटर देन 80 होनी चाहिए जो यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल के अंदर। यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आगे जो है दूसरी कंस्ट्रेंट के लिए हम देखेंगे तो क्या होगा 2 टाइम्स x1, 2 टाइम्स यहाँ पर देखेंगे तो 2 टाइम्स x1, 2 टाइम x2 और x3 शुड बी ग्रेटर देन 60। सो यहाँ पर आएगा 2 टाइम्स x1 प्लस 2 टाइम x2 प्लस x3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। सिमिलर वे फॉर केमिकल C, here it is 1, 1
2. So it will be x1 plus x2 प्लस 2 टाइम x3 ग्रेटर देन, अभी यहाँ पर क्या होगा कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू है 90, मतलब उससे कम, मतलब लेस देन और इक्वल टू 90 होगा, मतलब उससे कम होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 90 से ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़नी नहीं चाहिए। सो जो थर्ड कंस्ट्रेंट होगी वो क्या होगी यहाँ पर, x1 x2 2x2 लेस देन और इक्वल टू 90। और जो स्टेप 4 है वो हमारा क्या है, एक्सप्रेस द डिसीजन वेरिएबल एज फिजिबल वेरिएबल, मतलब यानी कि जो भी हमने x1 x2 x3 लिए है, ठीक है, वो सारे डिसीजन वेरिएबल है, वो फिजिबल होने चाहिए, मतलब उसकी कोई वैल्यू पॉसिबल होनी चाहिए, मतलब डिसीजन वेरिएबल है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए, उसकी वैल्यू 0 या 1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। सो यहाँ पर लिख देंगे and x1 x2 x3 greater than or equal to 0. So in this way we can form our problem in terms of mathematical मॉडल। अभी यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशंस में हमने डिफाइन कर दिया जो भी हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम था। इसको हम वेरियस मेथड्स में आगे वाले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगा, ग्राफिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, इन सारी मेथड्स से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे इसका सॉल्यूशन लाया जाता है। सो सबसे पहले ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि कोई भी हमारा एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना। अगर एलपीपी फॉर्मुलेट करने को ही नहीं आएगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पर हमने देख लिया कि ये जो भी मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व किया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, दो प्रोडक्ट दिए हुए A एंड B आर टू बी मैन्युफैक्चर। सिंगल यूनिट ऑफ A रिक्वायर्स 2.4 मिनट्स ऑफ पंच प्रेस टाइम एंड 5 मिनट्स ऑफ असेंबली टाइम। यहाँ पर दो प्रोडक्ट है A एंड B। जो भी A है उसको 2.4 मिनट का पंचिंग टाइम रिक्वायर है और जो भी B है उसको 5 मिनट्स का असेंबली टाइम रिक्वायरमेंट है ए के लिए। और जो भी सिंगल यूनिट ऑफ बी हम प्रोड्यूस कर रहे उसे 3 मिनट का पंचिंग टाइम चाहिए, फिर 2.5 मिनट का वेल्डिंग टाइम चाहिए। द कैपेसिटी ऑफ पंच प्रेस डिपार्टमेंट, वेल्डिंग डिपार्टमेंट एंड असेंबली डिपार्टमेंट इज 1200 मिनट, 600 मिनट पर वीक एंड 800 मिनट पर वीक रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो भी पंच प्रेस डिपार्टमेंट है उसकी कैपेसिटी कितनी है 1200 मिनट, फिर जो भी वेल्डिंग का डिपार्टमेंट है उसकी कैपेसिटी कितनी है 600 मिनट, फिर और लास्ट में असेंबली का डिपार्टमेंट है उसमें 800 मिनट है। ठीक है। सो यहाँ पर ये डिपार्टमेंट की कैपेसिटी की लिमिट दी हुई है कि इतनी कैपेसिटी में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। फिर द प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट ए इज़ ₹60 एंड फ्रॉम प्रोडक्ट बी इज़ 70 पर यूनिट। पर यूनिट का हमको प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रोडक्ट ए में से 60 रुपीज़ मिल रहे हैं और प्रोडक्ट बी में से हमको मिल रहे हैं 70 रुपीज़। अभी हमको LPB फॉर्मुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे डिसीजन वेरिएबल है उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। स्टेप 1 आइडेंटिफाई डिसीजन वेरिएबल। यहाँ पर डिसीजन वेरिएबल कौन होगा, डिसीजन वेरिएबल जो भी प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है उसकी कितनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करेंगे कि जैसे जिसकी वजह से प्रॉफिट मैक्सिमम हमको मिले। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी हमको इंडिविजुअल प्रॉफिट मालूम है, लेकिन उसकी क्वांटिटी कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स हम प्रोडक्ट ए के बनाए और प्रोडक्ट बी के बनाए जिससे हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। ए कितना बनाए और बी कितना बनाए। सो उसके लिए हम अज्यूम करेंगे, सपोज़ प्रोडक्ट ए हम बनाते हैं X1 क्वांटिटी में और प्रोडक्ट बी बनाते X2।
सो ये यहाँ पे हो गया डिसीजन। सो यहाँ पर डिसीजन वेरिएबल होगा x1 और x2। फिर उसके बाद हमको आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज़ टू बी ऑप्टिमाइज्ड, मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड एंड एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ अबव डिफाइंड डिसीजन वेरिएबल। जो भी हमने डिफाइन किए है डिसीजन वेरिएबल, ठीक है, x1 और x2, उसको हमको डिफाइन करना है, ऑप्टिमाइज करना है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, ठीक है। सो सबसे पहले हमको जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको डिफाइन करना होगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे कि जो भी प्रोडक्ट ए है उसका प्रॉफिट हमको मालूम है कि प्रोडक्ट ए का प्रॉफिट यहाँ पर है 60 और प्रोडक्ट बी का है 70। सो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो टोटल प्रॉफिट हमको मिलेगा x1 क्वांटिटी में अगर मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, x1 नंबर ऑफ पार्ट हम बना दे ए के, सो टोटल प्रॉफिट कितना होगा 60 इंटू F1। सेम वे अगर यहाँ पर x2 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 70 इंटू x2, ठीक है। सो इस वे में हमको टोटल प्रॉफिट ऑफ ए मिलेगा, टोटल प्रॉफिट ऑफ बी मिलेगा। इन दोनों का सम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z मिलेगा, ठीक है, यानी कि टोटल प्रॉफिट जो हमको मैक्सिमाइज करना है। सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, z इज इक्वल टू 60x1 प्लस 70x2। थर्ड स्टेप है वो हमारा है आइडेंटिफाई कंस्ट्रेंट्स। हमको कंस्ट्रेंट्स फाइंड करनी है। सो यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स में क्या दिया हुआ है कि जो भी पंचिंग टाइम है, असेंबली टाइम है, वेल्डिंग टाइम है, वो सबकी लिमिटेशन है, मतलब इतने आवर्स ही हम काम कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है तीनों डिपार्टमेंट का टाइम। अभी जो ए है उसके अंदर कौन कौन सा चाहिए, पंचिंग चाहिए हमको पंचिंग ऑपरेशन करना है ए को बनाने के लिए, और दूसरा कौन सा ऑपरेशन करना है, यहाँ पर दिया हुआ है वेल्डिंग, असेंबली ऑपरेशन और पंचिंग, यानी कि असेंबली ऑपरेशन करना है और पंचिंग ऑपरेशन करना है, तब हमको प्रोडक्ट ए मिलेगा। असेंबली ऑपरेशन और पंचिंग ऑपरेशन से हमको प्रोडक्ट ए मिलेगा। तो प्रोडक्ट ए की जो क्वांटिटी है वो प्रोडक्ट ए के लिए हमको क्या मिलेगा, पंचिंग एंड ए। जो पंचिंग टाइम है प्रोडक्ट ए के लिए वो कितना है 2.4 मिनट्स एंड 5 मिनट्स ऑफ असेंबली टाइम। सो यहाँ पर ये इक्वेशन यहाँ पर क्या मिलेगा, ये पंचिंग के लिए हो गया। फिर जो भी पंचिंग ऑपरेशन दूसरा कहाँ पर है, यहाँ पर है प्रोडक्ट बी के लिए पंचिंग प्लस वेल्डिंग ऑपरेशन। चलो अभी हम मालूम है कि जो पंचिंग की जो कंस्टेंट है वो है, पंचिंग के लिए है 1200 मिनट पर मिनट, देन देयर इज़ असेंबली के लिए 600 और वेल्डिंग के लिए 800। सो उसके लिए क्या होगा कि जो भी पंचिंग का ऑपरेशन है ए को बनाने के लिए और बी को बनाने के लिए, वो फर्स्ट कंस्टेंट हो जाएगी, सेकंड असेंबली के लिए हो जाएगी और तीसरी वेल्डिंग के लिए हो जाएगी। यानी कि जो भी पंचिंग ऑपरेशन है उसके लिए सबसे पहली कंस्टेंट होगी ये वाली 2.4 x1 प्लस 3 टाइम्स x2 इन लेस देन और इक्वल टू 1200। अभी 1200 यहाँ पर क्या है, 1200 जो भी पंच प्रेस डिपार्टमेंट है उसका मैक्सिमम टाइम है, यानी कि इतने मिनट्स हम काम कर सकते हैं, ठीक है, एक वीक में इतना, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब लेस देन और इक्वल टू होगा तो चलेगा। यहाँ पर x1 जो है वो प्रोडक्ट ए की क्वांटिटी है और x2 जो है वो बी की क्वांटिटी है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट ए है उसमें 2.4 टाइम्स है जो भी पंच टाइम, और जो प्रोडक्ट बी है उसके लिए 3 मिनट्स ऑफ पंच टाइम है, यानी कि 3 टाइम्स x2। समझ में आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ 5x1 लेस देन और इक्वल टू 80। यहाँ पर ये जो है वो असेंबली टाइम है, असेंबली की लिमिट है हमारी
800 सॉरी ये वेल्डिंग के लिए है, ये 800 मिनट पर मिनट, ये मिनट पर वीक, दैट इज़ फॉर हाँ असेंबली डिपार्टमेंट, सेम फॉर असेंबली डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट के लिए ही है। सो असेंबली डिपार्टमेंट के लिए जो है, असेंबली डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ए के लिए हमको रिक्वायरमेंट है, तो दैट्स वाई यहाँ पर 5x1 ही है, बी के लिए यहाँ पर है नहीं, बी में सिर्फ वेल्डिंग है। तो सेम वे अगर आगे देखेंगे तो वेल्डिंग के लिए आएगा 2.5 टाइम्स यहाँ पर चाहिए वेल्डिंग के लिए, 2.5 मिनट्स ऑफ वेल्डिंग टाइम हमको रिक्वायरमेंट है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 2.5x2 लेस देन और इक्वल टू 600 मिनट पर वीक। सो ये हो गई हमारी तीनों कंस्ट्रेंट, और जो भी x1 और x2 डिसीजन वेरिएबल है वो फिजिबल होने चाहिए, जो हमारा 4th नंबर का स्टेप है। एक्सप्रेस द डिसीजन वेरिएबल एज फिजिबल वेरिएबल एंड ऑल द डिसीजन वेरिएबल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये जो वेरिएबल्स हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए। सो ये इस वे में हम अपना जो भी LPP मॉडल है उसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमको उसको सॉल्व करना है। सो इस वे में हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जो भी हमारा गिवन प्रॉब्लम है उसको। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3, टेलर प्रिपेयर्स 2 काइंड्स ऑफ ड्रेसेस। 2 टाइप के टेलर ड्रेस मैन्युफैक्चर करा है। फर्स्ट प्रिपेयर करा है हैविंग raw material of 150 and labor cost 80. Second kind of dress is having raw material 250 and labor cost 100. He can sell dress of first and second kind at rate of 300 and 500 respectively. First kind of dress takes 2 hours and second kind of dress takes 2.5 hours of cutting. The total labor hours are restricted to 84 hours per week. Also find the dress requires 1.5 hours of stitching and second kind of dress requires 2 hours of stitching. The stitching hours are restricted to 60 hours per week. Formulate the LP that maximize the profit can be earned by टेलर। यानी कि 2 टाइप के ड्रेस बनाने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल सिंपल जो भी 2 टाइप्स के ड्रेस है वो हो जाएंगे x1 और x2। यानी कि जो फर्स्ट टाइप का ड्रेस है उसको हम x1 क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करना है, और जो सेकंड का टाइप का ड्रेस है उसको प्रिपेयर करना है हमको x2 क्वांटिटी में, ठीक है। सो जो भी फर्स्ट काइंड है उसके लिए हम x1 लेंगे और जो सेकंड काइंड है उसके लिए x2 लेंगे। सो हमको ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, प्रॉफिट को हमको मैक्सिमाइज करना है। सो प्रॉफिट पर फर्स्ट काइंड ऑफ ड्रेस, यहाँ पर सबसे पहला जो ड्रेस है उसके लिए प्रॉफिट यहाँ पर कितना मिलेगा कि जो फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड ही कैन सेल ड्रेसेस ऑफ फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड विथ अ रेट ऑफ 300 एंड 500। उसको सेल कितने में करेगा, 300 एंड 500 में, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट काइंड के लिए देखते हैं x1 के लिए, x1 नंबर ऑफ क्वांटिटी ड्रेस ऑफ फर्स्ट काइंड ही सेल्स एट 300। सो उसमें से उसके कितना कटेगा, मटेरियल कॉस्ट उसका कितना है, रॉ मटेरियल कॉस्ट 150, उसके बाद लेबर कॉस्ट कितना है 80। सो इक्वल टू सबसे पहले ड्रेस के लिए उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा 70 रुपीज़, ये फर्स्ट ड्रेस के लिए। x2 क्वांटिटी में वो मैन्युफैक्चर करेगा सपोज ड्रेस 2, ठीक है। यहाँ पर वो सेल करेगा 500 में, फिर उसके बाद वो उसको उसमें उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट आया 250 रुपीज़ और लेबर चार्ज उसका हुआ 100। सो यहाँ पे सेकंड के लिए उसका प्रॉफिट होगा 150 रुपीज़, यानी कि 70 इंटू x1 क्वान्टिटी ऑफ ड्रेस 1 विल बी दैट 70 इंटू x1। सो वो फर्स्ट ड्रेस का टोटल प्रॉफिट, और x2 क्वांटिटी में ड्रेस वो बनाएगा तो 150 इंटू x2। सो वो ड्रेस 2 के लिए प्रॉफिट, यानी कि टोटल प्रॉफिट 70 इंटू x1 प्लस 150 इंटू x2, यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z हमको मिलेगा
z इज इक्वल टू 70 इंटू x1 प्लस 150 इंटू x2। उसके बाद जो सबसे पहले कंस्ट्रेंट हमको फाइंड करनी है, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो फर्स्ट काइंड ऑफ ड्रेस है वो उसमें 2 आवर और सेकंड काइंड ऑफ ड्रेस में 2.5 आवर्स फॉर कटिंग। कटिंग का हमको दिया हुआ है यानी कि 2x1 प्लस 2.5 x2। सो ये कटिंग के लिए हो जाएगा। फिर उसके बाद उसकी लिमिटेशन दी हुई है कि जो लेबर आवर है वो रिस्ट्रिक्टेड है 84 आवर। और उसके बाद जो फर्स्ट काइंड ऑफ ड्रेस है उसमें 1.5 आवर के लिए स्टिचिंग चाहिए और सेकंड के लिए 2 आवर्स ऑफ स्टिचिंग चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है जो भी फर्स्ट ड्रेस है उसमें 1.5 आवर के स्टिचिंग और दूसरी ड्रेस के लिए 2 आवर्स ऑफ स्टिचिंग चाहिए और जो भी स्टिचिंग आवर्स है वो रिस्ट्रिक्टेड है 60 आवर्स पर वीक। और हमको LPP फॉर्म में फॉर्मुलेट करना है, यानी कि सबसे पहली कंस्ट्रेंट क्या मिलेगी 2 इंटू x1 फर्स्ट काइंड ऑफ ड्रेस के लिए 2 इंटू x1 प्लस सेकेंड काइंड ऑफ ड्रेस यानी कि 2.5 इंटू x2 लेस देन और इक्वल टू 84 आवर्स, यानी कि 84 आवर्स की हमारी रिस्ट्रिक्शन है। फिर सेकंड कंस्ट्रेंट के लिए क्या मिलेगा 1.5 x1 एंड 2 x2 लेस देन और इक्वल टू 60 आवर्स पर वीक। यानी कि ये सबसे पहली कंस्ट्रेंट और दूसरी कंस्ट्रेंट। और जो हमारा स्टेप 4 है वो है एक्सप्रेस डिसीजन वेरिएबल एज फिजिबल वेरिएबल, यानी कि ये x1 हमको ड्रेस 1 की क्वांटिटी और ड्रेस 2 की क्वांटिटी कंस्ट्रेंट के साथ हमको मैक्सिमाइज जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो हम कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में हम मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे प्रॉब्लम को। सो ये हो गए 3 एग्जांपल और यहाँ पर एंड में 2 एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं जो आप ट्राई करना, ठीक है। सो यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हुए, ये प्रैक्टिस में ट्राई करना। सो आज के लेक्चर में हमने फॉर्मुलेशन ऑफ LPP सीखा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। हैव अ नाइस डे।